सभी को मेरी नमस्ते। सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं ज्योमेट्री लिखा हुआ है, तो जिन किसी पे भी ज्योमेट्री नहीं आती है आज से ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, और जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जो कि बिल्कुल पॉइंट से स्टार्ट होगी और अपने पीक पॉइंट तक जाएगी, जैसे कहते हैं नूब टू प्रो। तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा, जिससे बिल्कुल भी ज्योमेट्री नहीं आती होगी। इन सारे लेक्चर्स को देखने के बाद, इस सीरीज को देखने के बाद वो ज्योमेट्री के प्री लेवल से लेके मेंस लेवल तक के क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेगा, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है जिसमें भी आते हैं, और जितने भी एग्जाम हैं एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, सीपीओ, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और स्टार्ट करते हैं। चलो, आज पहला दिन है। पहले दिन मैं बेसिक कराऊंगा, पहले 2 दिन उन बेसिक्स को देखना, बार बार देखना है, बार बार देखना है। उन बेसिक्स के बाद जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उनको हम कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ज्योमेट्री लिखा हुआ है, इस ज्योमेट्री में इसको अगर मैं 2 पार्ट में तोड़ूं, जियो और मेट्री, तो जियो का मतलब आपको पता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। तो सबसे पहले ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी क्यों? ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी जब पहले जो भी हमारा भारत था या फिर जो भी देश थे, उनमें जगहों को बंटवारे के लिए, बांटने के लिए जो भी चीज़ थी, उनको मापन की जरूरत पड़ी। इसी वजह से जगह वगैरह को, कोई भी एरिया वगैरह को मापने के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी। ठीक है भाई। सबसे पहली बात, ज्योमेट्री के जो फादर हैं वो कौन है, मतलब किसने स्टार्ट करी थी या किसने इसको डेवलप किया था, तो वो थे यूक्लिड। तो मैं बिल्कुल आपको 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ, जिसको बिल्कुल ज्योमेट्री नहीं आती होगी, ये सारी सीरीज देखने के बाद उसको ज्योमेट्री आने लगेगी। बस आपको एक काम करना है, सारा का सारा पूरी लेक्चर को बिना स्किप करे बहुत इत्मीनान से देखना है, बहुत शांति के साथ देखना है, और कॉपी पेन लेके बैठे हैं। जो चीज़ एक एक चीज़ मैं कराता जाऊँ, उन एक एक चीज़ को अपने नोट्स बनाते जाएं, और नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। एक बार नोट्स पूरे खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आप खुद देखना कि ज्योमेट्री आपको आई या नहीं है। चलो भाई, पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला पॉइंट का नाम ही पॉइंट है, पॉइंट से बिंदु कहते हैं हिंदी में। अब बिंदु, जैसे कि यहाँ से दिख रहा होगा, ये मैं इतना, अगर इतना नहीं देखा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। बिंदु का मतलब क्या है? बिंदु ये ना तो इसका कोई भी लेंथ होती, ना उसकी कोई ब्रेथ होती, और ना ही इसकी कोई हाइट होती। ठीक है। और सबसे मेन बात, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। अगर मैं एक और भाषा में बोलूं तो इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस बिल्कुल ना के बराबर होती है, या फिर 0 बोल सकते हैं। कहने का मतलब जहां से ये स्टार्ट होता है वहीं पे ही ये खत्म होता है, मतलब एक पॉइंट तो पॉइंट ही। तो सबसे पहले पॉइंट की बात कर ली, पॉइंट। अब पॉइंट के बाद नंबर 2 पॉइंट्स पे आता हूँ। नंबर 2 पॉइंट पे, नंबर 2 जो पॉइंट है वो आता है लाइन। कि लाइन क्या है? लाइन मतलब रेखा। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा बाइलैंग्वेज रखूं अपनी लैंग्वेज, मतलब अपनी लैंग्वेज बाइलैंग्वेज रखूं, हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं पता चल रही, किसी भी चीज़ को नहीं पता चलता, तो बार बार आपको बैक करके देखना है, और फिर भी ना पता चले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, मैं आपको वहाँ पे भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? लाइन। अब लाइन है क्या? लाइन कुछ नहीं है, जितने ये पॉइंट है, इन पॉइंट को मैं बनाता चला जाऊंगा ऐसे करके, ऐसे करके, और इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूँ ऐसे करके, तो ये क्या बनती है? एक लाइन। अब लाइन की खास बात क्या है? ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, और ना ही इसका एंड पॉइंट पता। एंड पॉइंट भी हमें इसका नहीं पता। कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक कहीं पे भी जाती है, जब तक हम ना रोकें। ठीक है भाई। पॉइंट, लाइन। नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या है? एक प्लेन की बात कर लेते हैं। प्लेन, प्लेन का मतलब समतल। समतल जैसे कोई एक कागज का टुकड़ा, मान लो कागज के टुकड़े को, इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं, कागज का टुकड़ा कैसे भी हो, एक समतल जमीन पे रखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें हाइट वाइट कुछ नहीं होती, ऐसे खड़ी हाइट नहीं होती जो 3D फिगर में नहीं होता, समतल 2D फिगर बोल सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट लाइन हो गया, थर्ड पॉइंट प्लेन हो गया।
फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अच्छा ये लाइन है, एक होता है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या है? जैसे लाइन को मैंने कहा था रेखा, और सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, हिस्सा या फिर खंड, तो उसको क्या बोल देते हैं? रेखा खंड। अब पहले मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो एक लाइन है, पॉइंट से मिलके बनेगी, मैं पॉइंट ना ड्रॉ करके सीधे एक लाइन बना देता हूँ। ये लाइन है, क्या है ये? एक लाइन। अब ये लाइन है, मुझे पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं इस लाइन में एक कोई हिस्सा ले लूँ इसका, मतलब काट के एक हिस्सा ले लूँ, मान लो यहाँ से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला हिस्सा ले लिया, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, तो ये वाला जो हिस्सा है, इस लाइन का जो हिस्सा है, इसको मैं बोलूंगा लाइन सेगमेंट। क्या बोलूंगा? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को मैंने हिंदी में बता दिया, क्या? रेखाखंड। ठीक है भाई। अब लाइन सेगमेंट के बाद एक बात आती है, नंबर 5, रे। रे क्या चीज है? रे का मतलब होता है, मैं पहले इसका फिगर सा बना देता हूँ। एक किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है और पता नहीं कहाँ तक जाती है जब तक हम ना रुकें। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट हमें नहीं पता जब तक हम ना रुकें। अगर मैं यहाँ पे रोक दूँ तो ये रे यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ पे रोकूँ तो यहाँ। जैसे कोई भी बल्ब है, ये मैंने बल्ब लिया, अब एक कमरे में बल्ब है, इस बल्ब में से क्या निकल रही है? ये सब रे निकल रही है। जब तक दीवार नहीं आएगी तब तक ये चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। अगर मान लो दीवार से ही पार है तो ये आगे निकल जाएंगे। इसका एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये एक सन ले लिया मैंने, सूरज। सूरज में से भी क्या निकलती है? रे, सन रेज जिन्हें बोलते हैं। तो ये रेज हमें पता है, ये वाले जो पॉइंट है ये इनके क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ये इनकी क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, लेकिन ये पता है सूरज कितनी दूर है। सूरज से भी किरणें हमारी धरती पर आती हैं, घर तक आती हैं। तो उनका एंड पॉइंट जब तक हम रोकते नहीं हैं तब तक ये चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। ठीक है भाई, 5 पॉइंट हो गए। मैं जरा इनको मिटा देता हूँ, आगे पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है 6 में, इसको भी मिटा देता हूँ, तो आपको पता ही चल गया होगा, मेजरमेंट। और इसको मैं बता देता हूँ किसका काम आता है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ठीक, अच्छा 5 पॉइंट तक मैंने कर लिए थे, 6ठा पॉइंट की बात करते हैं। 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट माने क्या है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेदी। अब लाइन्स हैं तो रेखाएं। ठीक है भाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब क्या है? जब दो कोई लाइन, मान लो यहां से लेके ये एक मैंने लाइन बनाई ऐसे करके, और यहां से लेके मैंने एक लाइन बनाई ऐसे करके। ये इस लाइन का नाम मैंने दे दिया ए बी, और इस लाइन का नाम दे दिया मैंने एल और एम। ठीक है भाई, ये 2 लाइन दे दी। ये 2 लाइन किसी एक पॉइंट पे आके मिलेंगी। एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट पे आके मिलेंगी, इस एक पॉइंट पे आके मिलेंगी उन दोनों लाइनों को। जैसे ये दोनों लाइन है ए बी एंड एल एम, ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, अब इन लाइन्स को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये मैंने लिया है, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इनको हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूं। इसको प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे, और इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है भाई, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इसी तरीके से और लाइन के पेयर बनते हैं, उन पेयरों को भी डाल लेंगे। 6ठा पॉइंट ये हो गया। 7वां पॉइंट में बात करता हूँ। 7वां पॉइंट में लेता हूँ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं को समझना, जैसे मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी ए बी, एक मैंने लाइन ड्रॉ करी
सी डी। अगर इस लाइन और इस लाइन के प्रत्येक बिंदु पर हर एक पॉइंट पर मैं इनके बीच की हाइट निकालूं, मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हाइट निकाली मैंने h1, यहाँ बीच वाले पॉइंट पे हाइट निकाली h2, यहाँ पे पॉइंट पे हाइट निकाली h3, मतलब हर बिंदु पे मैंने हाइट निकाल के देखी। जब कभी भी ये हाइट बराबर आ जाती है, h1 बराबर h2 बराबर h3, मतलब ये हाइट तीनों बराबर हो जाए, तो ये दोनों लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। इनको पैरेलल लाइंस बोलेंगे। और पैरेलल लाइंस को मैंने हिंदी में बता दी समांतर रेखा। और उसको लिखते कैसे वो भी समझ लीजिए कि ए बी पैरेलल टू सी डी, इस तरीके से इसको नोटेशन में लिखा जाता है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है भाई, 7वें पॉइंट पे आ गए। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या है, जिस तरीके से पैरेलल लाइन है उस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइंस। ये परपेंडिकुलर लाइंस है। परपेंडिकुलर लाइंस को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं। अब लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, जैसे मैंने दो लाइन ली, ये दो लाइन एक दूसरे को मतलब किसी पॉइंट पर काट रही हूं ऐसे करके, और जिस भी बिंदु पर काट रही हूं वहां पे 90 अंश का कोण बनना चाहिए। जैसे मैं इस लाइन को लेता हूं ए बी और इस लाइन को लेता हूं एल और एम, तो एल एम जो रेखा है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर। मींस इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे एल एम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का साइन ये होता है जिसको लंबवत बोलते हैं, कि ए बी के परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से इसको नोटेशन में लिखते हैं। ठीक है भाई, ये आपको पता चल गया होगा। परपेंडिकुलर लाइन जैसे ये लिखा है इस तरीके से दिखेगी, कहीं पे भी लिखे इस तरीके से, एल एम पैरेलल टू ओ परपेंडिकुलर टू ए बी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है, जिस तरीके से मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस बताई इसी तरीके से कॉनकरेंट लाइन होती है। क्या, कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं वो समझ लीजिए, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाओं के बारे में जान लो। जैसे जिस तरीके से मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस बताई थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस में मैंने क्या बताया था, दो लाइंस है ए बी और एल एन, एक बिंदु पे आके मिल रही हैं। तो जब भी हम इंटरसेक्टिंग लाइन से प्रतिच्छेदी रेखाएं लेते हैं, इसमें कितनी लाइन लेते हैं, केवल 2 रेखाएं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉन्करेंट लाइन की, कॉन्करेंट लाइन में 2 से अधिक रेखाएं होनी चाहिए। कितनी, 2 से अधिक रेखाएं। जैसे कुछ एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने ये बताया, ये और ये और ये, अगर मैं इसको L1 दे दूं, इसको L2 दे दूं, इसको L3 दे दूं, मैंने लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 डाल दी। जब ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 एक बिंदु पे आके काटे इस हर एक मतलब एक दूसरे को, तो इन L1 L2 L3 लाइन को L1 L2 एंड L3 लाइंस आर कॉनकरेंट लाइन। ठीक है। कौन, अब देखो ये जब कॉनकरेंट लाइंस होगी तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा कॉनकरेंट पॉइंट। कॉनकरेंट पॉइंट। अब कॉनकरेंट पॉइंट को हिंदी में मैंने बता दिया संपाती रेखा है, तो इसको क्या लिख देंगे, संपाती बिंदु। और इनको क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों लैंग्वेज में रखूं जिससे कि किसी को भी परेशानी ना हो, और जब भी क्वेश्चन भी कराऊंगा तो दोनों ही लैंग्वेज में कराएंगे। अभी एक एग्जांपल हो गया, मान लो 3 की जगह 4 लाइन हो, तो जब 4 लाइन होंगी तो 4 लाइन किस तरीके से, इसी तरीके से 4 लाइन ले लो, 1 2 3 और 4। ये थोड़ी सी सही नहीं होगी, इसको दोबारा से बता देते हैं। ये इस तरीके से होगी और उसी बिंदु से जाएगी ऐसे करके। एक बिंदु से इनका कुछ भी नाम हो, जैसे मैंने नाम ले दिया, ये वाली लाइन है ए बी, ये वाली लाइन है सी डी, ये वाली लाइन है ई एफ और ये वाली लाइन है जी एच। तो जितनी भी लाइन है ए बी सी डी ई एफ और जी एच, ये सब लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के कॉनकरेंट लाइंस। और इस वाले बिंदु को हम क्या बोलेंगे, फिर से कॉनकरेंट पॉइंट। मैं आशा करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 9 मैंने बता दिया था अभी, कॉनकरेंट लाइंस और कॉनकरेंट पॉइंट।
पॉइंट नंबर 10 क्या है? एक पॉइंट है ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल को हिंदी में बोलते हैं तिर्यक। और मैं आशा करता हूँ लाइंस की हिंदी आपको रट रही होगी अब तक, रेखाएं। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? मान लो दो लाइन दे रखी है इस तरीके से, ऐसे करके, ये लाइन है भाई, ये भी लाइन ले ली, जरूरी नहीं है पैरेलल हो, कैसी भी हो सकती है। मैंने इसको लाइन 1 नाम दे दिया, इसको लाइन 2 नाम दे दिया। अगर इन दोनों लाइन को काटती हुई एक लाइन जाए, वो भी टेढ़ी, कैसे भी, ये मान लो ये जा रही है, इसको मैंने नाम दे दिया ए और बी, और एक और लाइन जाए, ये भी मैंने नाम दे दिया सी और डी। तो ए बी लाइन L1 और L2, मतलब लाइन फर्स्ट और लाइन 2, इसको लाइन 1 और लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड, ये दोनों लाइन को काटती हुई जो भी लाइन जाएगी, तो ए बी लाइन क्या बोलेगी, क्या होगी? तिर्यक रेखा। जिस तरीके से ए बी काम कर रही है उस तरीके से सी डी काम कर रही है, चाहे सीधी जाए चाहे उल्टी जाए, कैसी भी जाए उससे हमें नहीं मतलब, लेकिन ये भी सी डी भी क्या कहलाएगी? तिर्यक। अब एक लास्ट पॉइंट है लाइंस में, इतनी ही इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, कर्व लाइन। अब कर्व लाइन का यूज कहीं होता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक थोड़ी जानकारी के लिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और हर किसी के समझ में आनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कर्व लाइन क्या होती है? जैसे मान लो इस तरीके से, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे करके जो लाइन होती है उसको कर्व लाइन बोलते हैं, और ये फिजिक्स में जो होती हैं सब कर्व में बनते हैं, तो उस तरीके से इस लाइन को क्या बोलते हैं? कर्व लाइन। अब आगे बात करते हैं भाई, ये तो हो गई सारी की सारी बात लाइंस की। अब एक रूल यहाँ पे भी होता है, मैं इस वाली लाइन पे एक रूल बता देता हूँ, जो कि कभी कभी मतलब प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। देखो जैसे ये मैंने तीन लाइन मान ली, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बन जाता है इस वाली चीज पे, तो ध्यान से देखेंगे। ये एक लाइन है, ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन को अगर ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और एक ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, मैं इसको नाम देता हूँ, इसको लाइन दिया मैंने L1, L2 और L3। ये तीनों लाइन क्या है? पैरेलल। L1, L2 पैरेलल और L3 तीनों क्या है? पैरेलल। अगर मैंने इसको A B नाम दिया और इसको C D नाम दिया, और ये एक दूसरे को P Q R, ये यहाँ पे मैंने तीनों लाइनों को P Q R पे और इसको M N और O पे काट रही है, तो ध्यान से रखना इसमें रेशो बराबर होगा। कैसे? अगर मैं इसके अंदर की बात करता हूँ, ये वाले लाइन के, ये तीनों पैरेलल लाइन के बीच वाले, तो किसी भी तरीके से मैं करस्पॉन्डिंग साइड लूँ, वो सारी पैरेलल होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। यहाँ पे वो कैसे? अगर मैंने लिया PQ और यहाँ पे QR लिया, तो PQ अपॉन QR यहाँ पे MN अपॉन NO के बराबर होगा, मतलब इनका रेशो क्या होगा? बराबर। MN अपॉन NO का रेशो बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ ऊपर वाला ले लूँ और फिर ये पूरा ले लूँ, मीन्स PQ ले लूँ और PR ले लूँ, यहाँ पे बराबर होगा MN और पूरा का पूरा MO के। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर मैंने नीचे वाला ले लिया और पूरा ले लिया, जैसे मैंने पूरा लिया PR और फिर नीचे वाला ले लिया QR, ये हमेशा बराबर होगा। नीचे वाला पहले मैंने पूरा लिया है MO और फिर कौन सा लिया है NO। इस तरीके से मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लेंगे वो बराबर होगा। अब मान लो इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाली साइड है भाई 5 सेंटीमीटर, ये वाली है 10, और अगर ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड बताओ क्या होगी। इसको मैं अगर x मान लूं तो कुछ नहीं करना, तो मैं रेशो लेना है इनका, तो रेशो ले लेता हूँ भाई मैं इस वाले में लगा देता हूँ। PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर। QR कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इधर की बात करते हैं, MN कितना है? 15, और NO कितना है? X। तो मुझे बताओ ये 5 से कितने बार कट जाएगा? 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 30। अब अगर आपको ये वाली बात पता चल गई कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो ये इसका कितना 2 टाइम्स, तो ये भी हमेशा इसका कितना होगा 2 टाइम्स। अगर ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इस तरीके का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उसको करना, मैं इसको मिटा रहा हूँ और डिलीट दे रहा हूँ, उसको कमेंट बॉक्स में करके आपको बताना है आंसर। देखो भाई
अगर मान लो ये 20 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा 50 सेंटीमीटर है, तो ये वाला कितना होगा? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या नहीं होता और कौन कौन से एंगल होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। चलो भाई बात करते हैं एंगल की। एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण। ठीक है भाई, अब एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। अब बनता कैसे है? मैंने एक लाइन बनाई, क्या है ये लाइन, और एक और लाइन बनाई। ये एक लाइन एक तरफ से किसी भी पॉइंट पे कट रही है और मैं वहीं पे उसका एंड कर देता हूँ, यहां से ये हो रही है ये लाइन 2। तो एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में ये जो है ये, इसको क्या बोलते हैं? एंगल। अब ये कितने तरीके के होते हैं उन सबके बारे में बात करेंगे। ये है एंगल। अब सबसे पहला बात करता हूँ, सबसे पहला जो एंगल आता है वो आता है एक्यूट एंगल। सबसे पहला एंगल क्या है? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? न्यून कोण। ठीक है, अब न्यून कोण के बारे में जान लेते हैं। न्यून कोण होता है कैसे? ये वाला जो फिगर बनाया है न्यून कोण के बनाया, मैं फिर से बनाना चाहूँ पे। होता क्या है न्यून कोण? जैसे दो लाइनों के बीच में जो भी ये एंगल होगा, मान लो मैंने ये एंगल बना थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होनी चाहिए हमेशा, और 90 से छोटी होने के साथ साथ 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये वाली चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ये लेस देन और ग्रेटर देन कैसे होता है मैं इसको भी समझा देता हूँ। जरा यहाँ देखें, जिधर की तरफ से मुंह खुला हुआ है वो वाला हिस्सा हमेशा बड़ा होगा, चाहे इधर की तरफ से हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो यहाँ पे 90 बड़ा है किससे? थीटा से, और थीटा बड़ा है 0 से। अगर मैंने लिखा है ऐसे करके 25 और ऐसे करके x, तो इसका मतलब क्या है? जिधर भी मुंह खुला हुआ है वो हिस्सा बड़ा, तो ये वाला 25 यहाँ बड़ा है, x छोटा है। अब मैं आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा। तो न्यून कोण के बाद बात करते हैं। अगर मैं न्यून कोण को थोड़ा सा और रोटेट कर दूं और थोड़ा सा घुमा दूं, तो न्यून कोण के बाद कोण नंबर 2 पे आता है राइट एंगल। क्या आता है? राइट एंगल। और राइट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? समकोण त्रिभुज। सॉरी, त्रिभुज की बात नहीं कर रहे, केवल कोण कोण की बात करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? समकोण। और समकोण का फिगर किस तरीके से होता है? जैसे एक लाइन है और एक लाइन इस तरीके से है, तो इनके बीच में ये वाला जो एंगल होता है ये थीटा, ये किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। ये समकोण की बात याद रखनी है। समकोण में क्या होता है? थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। अब थोड़ा सा मैं और इसको रोटेट करूं, तो थर्ड वाले पॉइंट पे हम बात करेंगे एक्यूट एंगल, राइट एंगल। अब आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक है भाई, अब अधिक कोण का थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा रोटेट करता जा रहा हूँ, मैं इसको और थोड़ा सा इधर घुमा दूंगा, तो ये एक लाइन होती है रेखा, और इस लाइन को मैं और थोड़ा सा घुमा दूं, तो ये वाला जो एंगल बनता है ये अधिक कोण होगा। कब होगा? जब थीटा की वैल्यू कितने से बड़ी होनी चाहिए? 90 से बड़ी होनी चाहिए, और 90 से बड़ी होने के साथ साथ 180 से छोटी होनी चाहिए। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन सा वाला बड़ा कौन सा वाला छोटा। ठीक है भाई, ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया होगा। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद अगर मैं थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ उसे, तो एक आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हिंदी में बोलते हैं भाई इसको ऋजु कोण, सरल कोण भी बोल देते हैं। ठीक है, सरल कोण में क्या है? ये जैसे जैसे इस तरीके से थी, ऐसे ऐसे जैसे घूम रही है, पहले यहाँ पहुंची फिर यहाँ। अब इसको क्या है? जैसे ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, ये एक स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो एंगल है ये हमें कितना होता है? 180। बात समझ में आई भाई? स्ट्रेट एंगल। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और घुमा दूं उसे 5th नंबर पे, जैसे ये एक लाइन है, मैं पहले इसका नाम लिख दूं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बोलते हैं परिवर्ती कोण, मतलब उल्टी साइड में। मुझे नहीं पता हिंदी क्या है, देख लेना एक बार। अब होता क्या है, जैसे एक लाइन है ये, अब इस लाइन को और स्ट्रेट लाइन से भी थोड़ा नीचे ले जाऊंगी ऐसे करके। ठीक, जब स्ट्रेट लाइन से भी थोड़ा नीचे ले आया, तो ये वाला जो एंगल बनता है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल। अब 180 से तो बड़ा होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए? ऐसे करके देखूंगा, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से
छोटा होना चाहिए, तब जाके रिफ्लेक्शन एंगल होता है। एक एंगल और बचा है, उस एंगल के बारे में और बात कर लेते हैं। वो एंगल क्या है? वो एंगल है जब मैं इसको पूरा का पूरा घुमा दूं, जैसे इसको पूरा का पूरा घुमा दूं, जैसे 6 वाला पॉइंट पे, इसको बोलते क्या है वैसे? इसको समझ बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण। कैसे भाई? अगर मैंने ये वाली एक लाइन मानी और यहाँ से मैंने एंगल को बनाना चालू करा, ये वाली लाइन को ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते, देखिए ध्यान से देखना, ऐसे घुमाते 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 इस लाइन को मैं पूरा फिर से इसी लाइन पे ले आया, इसी लाइन पे फिर से मैं ये वाली लाइन को दोबारा ले आया, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का चक्कर घूम जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का चक्कर घूम जाएगा। तो इस पूरे घूमने के लिए इसने कितना ट्रेवल किया? इसने थीटा ट्रेवल करिए 360 ट्रेवल किया। इसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण। ये कुछ एंगल के बारे में बात हो गई। अब इस एंगल को और डाइवर्सिफाई करेंगे, कैसे? एंगल को और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और किस तरीके से डिवाइड किया गया है एंगल को जरा समझेंगे। भाई एंगल को 3 तरीके से और ध्यान रखना है। मैं तीनों को एक एक करके फिर से बताऊंगा, पहले मैं इनका नाम बताता हूँ। सबसे पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्षा भिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट के बाद होता है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट, मैं अपोजिट शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल। और अल्टरनेट अपोजिट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? एकांतर। एकांतर कोण अल्टरनेट के बाद आता है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले मैं बताऊंगा तो मैं वर्टिकली अपोजिट, तो देखते रहना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है भाई? नंबर 1 क्या है मेरा? वर्टिकली अपोजिट, और इसको हिंदी में मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं दोबारा से लिख रहा। होगा क्या? जब दो लाइन मैंने बताया था, दो लाइन क्या हो, एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करें, क्या करें? इंटरसेक्ट करें। जैसे मान लो ये वाली एक लाइन है और ये वाली एक लाइन है, ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जैसे मैं इस लाइन को मान लेता हूँ ए और बी, और उसको मान लेता हूँ सी और डी। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, मतलब अगर मान लो ये ओ पे कर रहे हैं, तो इस वाली लाइन से ए बी से ये वाला जो एंगल बन रहा है ए ओ सी, ये हमेशा बराबर होगा इसके जस्ट दूसरी वाली साइड, ये वाले एंगल के। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ सी हमेशा बराबर होगा, ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा इस वाले एंगल के। अब इसको कैसे भी पढ़ सकते हैं, देखो ए ओ सी भी पढ़ सकते हैं, इसको सी ओ ए भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से इसको डी ओ बी भी पढ़ सकते हैं और बी ओ डी भी पढ़ सकते हैं। तो ए ओ सी बराबर होगा एंगल डी ओ बी के, ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने जहां पे एक एक डंडे कराए, ये भी बराबर होंगे। यहाँ से देख लेते हैं, ए ओ डी बराबर होगा सी ओ बी, मतलब एंगल ए ओ डी हमेशा बराबर होगा एंगल सी ओ बी के, ठीक है भाई। इस तरीके से अब इसका यूज कैसे है? जैसे मान लो अगर ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई? 45, हाँ ये ना। अगर जब ये एक स्ट्रेट लाइन है 180 एक 45, तो ये कितना बचेगा? 135। अगर ये वाला एंगल 135 है तो ये भी 135 रहेगा, ठीक है भाई। बात समझ में आएगी? मैं आशा करता हूँ आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल में कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो भाई, ये चीज समझ में तभी आएगी जब आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं और कॉपी पे लिखते चले जाएं। एक बार सारे नोट्स बनके तैयार हो जाएंगे, फिर आप क्वेश्चंस लगा के देखना, आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। और जो भी भाई बंधु जो भी हो आपका रिलेटेड दोस्त, उसको प्लीज शेयर करें जिसको ज्योमेट्री में परेशानी हो। आज के बाद से ज्योमेट्री की परेशानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। अल्टरनेट
अपोजिट एंगल। अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या है भाई? जैसे मैंने एक बताई थी ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन में जहां कहीं भी आपको जेड दिखा जाए, जेड जैसा बना हुआ दिख जाए, वहां पे अल्टरनेट अपोजिट एंगल होता है। जैसे मान लो ये एक मैंने लाइन खींची, ये वाली एक मैंने लाइन खींची और ये, तो ये मैं ब्लैक कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वाला हिस्सा क्या बन रहा है? जेड। ये और ये, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ ऐसे करके। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अल्टरनेट अपोजिट एंगल। और ये जितने भी होते हैं सब बराबर होते हैं। जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अगर मैंने इसको मान लो थीटा माना है तो ये वाला भी थीटा होगा। अगर मैंने ये थीटा की वैल्यू 25 डिग्री है तो ये भी 25 डिग्री होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल इसी में बात कर लेते हैं। जैसे मैं इस चीज को दोबारा से बना दूं, ये क्या है? दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस यहाँ पे भी हैं। अगर मैं L1 L2 की बात करूँ तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये L1 और L2 पैरेलल लाइंस हैं, इसको ये काटना है। तो इस तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो ये वाला एंगल, ये वाला, अगर ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर इसकी वैल्यू 25 तो इसकी वैल्यू भी 25 होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गए होंगे। मतलब जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अभी थोड़ी सी इसकी बेसिक्स और बचे हैं जो कि आगे की तरफ यूज होंगे, जो आगे ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे उन सब में यूज होगा। तो आपको करना क्या है? इन सबके नोट्स बनाने हैं और इनको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि आगे जब भी मैं टर्म यूज करूंगा, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट और जो भी टर्म्स यूज करूंगा, तो आपको कम से कम पता तो होगा कि ये चीजें क्या हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी और अब ज्योमेट्री की जो भी प्रॉब्लम होगी दूर करके रहूंगा मैं आप सबकी। चलो तब तक के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो का आप वेट करें।